तो हमारी ये जो क्लास है आज की, ये क्लास है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो सिलेबस आपके सामने खुला हुआ है। और इससे संबंध में एनटीए यूजीसी नेट जिसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2022 और जून 2023 के परिप्रेक्ष्य में भी, यहाँ से भी आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और कुछ चीज़ें आप लोगों को हो सकता है यूजीसी में भी पूछी जा सके। यहाँ अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस आप देख रहे हैं, आप सभी लोगों के सामने पड़ा हुआ है। जैसे कि यूनिट नंबर अगर मैं फर्स्ट सेकंड को बात करूँ तो मैं आपको कवर करा चुका हूँ, फर्स्ट सेकंड आपका डन हो चुका है। यहाँ हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर थर्ड में। तो यूनिट नंबर थर्ड में समूह कार्य को हम लोगों ने कल ही चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेतृत्व की अवधारणा को लेकर, फिर सिद्धांत की बात करेंगे, फिर एक नेता की भूमिका और उसके गुण पर बात करेंगे। बाकी फिर आगे हम चर्चा करें तो यहाँ पर देखिए समूह प्रक्रिया का अर्थ देखेंगे, प्रकार देखेंगे, सहचर्य और विघटनकारी समूह प्रक्रिया को देखेंगे और उसके बाद आपका ये समाप्त हो जाएगा। विघटनकारी समूह कार्य की जो प्रक्रिया है वो बेसिकली बंधन, स्वीकृति, अलगाव, अस्वीकृति और संघर्ष और नियंत्रण की प्रक्रिया हमें देखने को इसी के अंतर्गत मिलते हैं कुछ पॉइंट्स। तो इनके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको जो है देखिएगा अंत तक। और पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नेतृत्व होता क्या है। लीडरशिप इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं नेतृत्व के बारे में एक सिंपल सी परिभाषा के रूप में, तो नेतृत्व का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण से है जिसके द्वारा और अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। अर्थात आप ये कह लीजिए कि विभिन्न व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी समूह को निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर करता है, वो है लीडरशिप, वो है आपका लीडरशिप। याद रखिएगा नेतृत्व किसे कहा जाता है या लीडरशिप किसे कहते हैं। मैं अगेन रिपीट करूंगा इसकी परिभाषा के रूप में कि किसी व्यक्ति के विशेष गुण को बताएगा और वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। और अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन कौन करेगा? नेतृत्व की भूमिका में। आप यानी ये कह सकते हो कि विभिन्न व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी समूह को निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो अग्रसर होता है वो नेतृत्व की भूमिका होती है। अगर हम बात करें एक परिभाषा के रूप में अगर किसी विद्वान को लेकर, तो एक नाम आप लोग नोट करना कर लीजिए, एम जी मुर्रे है ना। तो हम अगर बात करें यहाँ पे, तो नेतृत्व जो होता है वो अनुयायियों को नेता की इच्छा अनुसार क्रियाएं करने के लिए तैयार करने की योग्यता होती है, वो नेतृत्व होता है। तो नेतृत्व बेसिकली कर्मचारियों को अभिप्रेरित और निर्देशित करने से संबंधित है, जिसमें रीति, कार्यक्रम, योजना को सरलता पूर्वक क्रियान्वित किया जा सके, वो है नेतृत्व। तो यहाँ पे देखिए कि नेतृत्व क्षमता वह गुण है जो अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को निर्देशित करता है, वही नेतृत्व है। तो व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता है। प्रारंभ में माना जाता है कि किसी नेता में कुछ विशेष गुण होते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि किसी व्यक्ति के विशेष के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। तो प्रारंभ में ये बातें मानी जाती थी कि किसी नेता में कुछ विशेष गुण होते हैं जिसके द्वारा वह नेतृत्व कर पाता है ना। तो नेतृत्व में आप लोगों से कोई फैक्ट वाला प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, केवल आपसे पूछा जाएगा उसकी अवधारणा से, यानी अप्लाइड प्रश्न आप लोगों से बनाए जा सकते हैं, यानी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्रारंभ में आम धारणा थी कि बुद्धिमानी, प्रखर कल्पना और काम के प्रति लगातार आग्रह, संतुलित मन आदि कुछ गुण नेता में होने आवश्यक है। जिस व्यक्ति में यह गुण पाया जाता है वह नेतृत्व कर सकता है। यदि उसे प्रशिक्षित कर दिया जाए तो वह व्यक्ति और भी प्रभावी नेतृत्व दे सकता है। तो कुछ गुण हैं जो पॉजिटिव के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। आपको बता दूं, यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए एक जो है अगुवाई करना, सामाजिक कार्य में लगे रहना, परिस्थितियों के अनुरूप ढलना, ख्याति, निर्णय शक्ति, लोकप्रियता, आत्मविश्वास, सहयोग करना, दूरदृष्टि, दायित्व निर्वाह,
और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इतने 10 पॉइंट्स जो दिए गए थे ये एक गुण को बताते हैं। मैं आपको बता दूं कि कहीं कहीं यही जो नेतृत्व के लक्षण दिखते हैं वो विशेषताओं के साथ साथ गुण को भी रिप्रेजेंट करने लगते हैं। नेतृत्व का एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को प्रभावित करती है, जिसमें वे वांछित दिशा में उत्साहपूर्वक कार्य कर सके। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक शब्द आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, चाहे वो लक्षण के रूप में आए, चाहे वो विशेषता के रूप में आए, चाहे वो गुण के रूप में आए, वह शब्द होगा अनुयायी। आप चाहो तो इसको कॉपी पेन साथ में रखिएगा और लिख लीजिएगा हेडिंग में कि नेतृत्व के लक्षण, विशेषता और गुण, और फिर उसके बाद एक पॉइंट डाल दीजिएगा अनुयायियों का होना। कहने का मतलब यहाँ पे समझिए क्या होता है, इसका अर्थ। अनुयायी का मतलब एक प्रकार से नहीं, आप किसी अनुयायी का मतलब होता है कि किसी चीज में आप पार्टिसिपेट करना, है ना, पार्टिसिपेट करना। हाँ, तो यहाँ अगर हम बात करें तो जैसे आप ये समझ लीजिए कि नेतृत्व की जो प्रथम विशेषता मानी जाती है, पहली जो विशेषता मानी जाती है वो नेता के अनुयायी होना चाहिए, और अनुयायियों का जो नेता का नेतृत्व होता है वो बेसिकली स्वीकार होना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस वाली जो प्रक्रिया होती है, जैसे मैंने समाज कार्य में आप लोगों से कई बार बताया है कि एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति का जो सिद्धांत है वो यही बताता है कि जिस तरीके का सेवार्थी है उसी रूप में आप स्वीकार कर लीजिए। तो अनुयायी के करने के रूप में जब भी आप कोई कार्य को अग्रसर करते हैं या बढ़ाते हैं तो वहाँ पे आपको सर्वप्रथम अनुयायियों को नेता का नेतृत्व स्वीकार होना चाहिए, तब ये शब्द आपके लिए जो है पॉसिबल रहेगा, एक प्रकार से पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर। तो नेतृत्व की ये विशेषता और लक्षण के रूप में आएंगे। एक शब्द आता है निरंतरता। निरंतरता को हम लोग कंटिन्यूअस के रूप में लेते हैं, जिसको आप ये कह सकते हो कि एक सतत या एक विगत मतलब हो जाएगा पुराना, सतत कहिए बेटर रहेगा, लगातार कहिए बेटर रहेगा। तो निरंतरता बेसिकली नेतृत्व का एक गतिशील प्रक्रिया है, और प्रत्येक संगठन की स्थापना से लेकर समापन तक के, मतलब जहां से स्टैब्लिश हुआ है और जब आपकी क्रिया समाप्त होगी वहां तक की नेतृत्व की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, स्थापना से लेकर समापन तक के नेतृत्व में। मतलब आप ये सोच लीजिए कि किसी समूह में या समुदाय में आप अगर लीडरशिप की भूमिका निभा रहे हैं तो शुरुआत से लेकर अंत तक की भूमिका होगी। यह एक लक्षण मिल सकता है, एक गुण मिल सकता है, एक विशेषता मिल सकता है, कार्यों को सही तरीके से संपादन करना। एक होता है चरित्र, एक होता है चरित्र शब्द। चरित्र की बात करें या आचरण की बात करें, जहां आप कहते हैं कि नेता के भाषण अथवा उसके लेख जो होते हैं वो अनुयायियों को उतना प्रभावित नहीं करते जितना कि उसका चरित्र और आचरण। तो उसके चरित्र और आचरण का अनुयायियों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कैरेक्टर भी एक अहम भूमिका निभाता है चरित्र में। अगर हम बात करें यहाँ पे परिस्थितियों के प्रति सावधानी की बात करना, परिस्थितियों की बात अगर हम करें यहाँ पे, यानी एक प्रकार की सिचुएशन की बात कर रहा है कि उसके प्रति आपकी सावधानी। नेतृत्व जब आप करेंगे तो परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है कि परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करना नेतृत्व की महती विशेषता मानी जाती है, एक अहम विशेषता मानी जाती है इसकी, परिस्थितियों के प्रति सावधानी। और एक होता है व्यवहारिक दृष्टिकोण। व्यवहारिक दृष्टिकोण आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। व्यवहारिक दृष्टिकोण का मतलब होता है समर्पण, विश्वसनीयता। विनोदपूर्ण का मतलब होता है सूचित करते वक्त। स्वभाव और प्रसन्न चित्त व्यवहार आदि जो होते हैं वो नेता के व्यक्तित्व का निखार लाता है। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण में आप ये याद रखिएगा कि ये नेतृत्व का प्रमुख लक्षण है, जहाँ पे स्वभाव, विश्वसनीयता, समर्पण और व्यक्तित्व में जो निखार आता है वो व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदर्शित होता है नेतृत्व में। ये भी होना चाहिए, व्यवहारिक व्यक्ति को होना चाहिए। आगे बढ़ने की चाह होनी चाहिए, मतलब नेता को भविष्य के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों को अपनाना चाहिए, आगे बढ़ने की चाह रखना चाहिए। और नेतृत्व के लिए उसके प्रति जो है अति आवश्यक के रूप में बात करें तो भूमिका हमें देखने को मिलेगी। आत्मबोध भी एक इम्पोर्टेंट शब्द है। आत्मबोध होता है प्रभावशाली नेतृत्व के लिए नेता को अपनी शक्तियों और दुर्बलता के विषय में सही ज्ञान होना चाहिए। ये बेसिकली आत्मबोध को बताता है। उसे अपने विषय में कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए,
वह आत्मबोध बताता है। तो ये कुछ शब्द थे जो ट्रेडिशनल शब्द थे। आप लोगों से संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में इनमें से एक आध शब्द देखने को अवश्य मिल सकते हैं, इसलिए आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इसको समझते चलिए। आगे बात करेंगे नेक्स्ट के रूप में कि नेतृत्व की परिभाषा के रूप में आप देख सकते हैं जॉर्ज आर टेरी के बारे में। इन्होंने कहा है कि नेतृत्व को उस योग्यता के बारे में परिभाषित किया कि जो उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से कार्य करने के हेतु प्रभावित करता है। तो मतलब जहां उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करता है वो बेसिकली क्या बन जाएगा, नेतृत्व बन जाएगा। जो मैंने शुरुआत में बोला है वही आपकी बेटर रहेगी। नेतृत्व के बारे में अगर आप यहाँ पे समझे तो वही परिभाषा आपकी सही मानी जाएगी कि किसी विशेष गुण के बारे में बात किया गया और उन गुणों से जिनके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है और नेता के रूप में उसकी क्रियाओं का संचालन करता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा निष्कर्ष के रूप में या परिभाषा के रूप में। किसकी परिभाषा निष्कर्ष के रूप में, नेतृत्व की परिभाषा के रूप में। निष्कर्ष को याद रखिएगा, वो मैंने निष्कर्ष के आधार बताए। मुर्रे जी ने क्या बोला कि नेतृत्व की एक ऐसी योग्यता मानते हैं जो व्यक्तियों को नेता द्वारा अपेक्षित विधि के अनुसार कार्य करने के लिए मोटिव करती है या प्रेरित करती है या अभिप्रेरित करती है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं परिभाषा के रूप में, है ना। तो परिभाषा बहुत सिंपल है, मैंने शुरुआत में बता दिया था, उस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए तो हम देखते हैं नेतृत्व के कुछ प्रकार के बारे में। नेतृत्व के कुछ टाइप है, तो टाइप के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक नेतृत्व के उसकी प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित भागों में डिवाइड किया गया। एक जनतांत्रिक नेता होता है, जिसे जनतंत्री नेता वह होता है जो अपने समूह से परामर्श और नीतियों और विधियों के निर्धारण में उसके सहयोग से कार्य करता है। तो यह वही करता है जो उसका समूह चाहता है, तो उसको जनतंत्रीय क्या बोलते हैं, जनतंत्रीय नेता बोलते हैं। जनतंत्रीय नेता समूह में परामर्श करेगा, नीति बनाएगा, विधि का निर्धारण करेगा और यह काम समूह जो चाहता है वही करता है। तो ये जनतंत्रीय नेता कहलाता है बेसिकली। एक आता है निरंकुश नेता। ऐसा नेता समस्त अधिकार और निर्णयों को स्वयं अपने में केंद्रित कर लेता है, तो वह निरंकुश नेता बनता है। निरंकुश नेता, इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है। बेसिकली निरंकुश नेता के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक अधिनायकवादी नेतृत्व का रूप है जिसमें संगठन के नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं या उसके नेतृत्व वाली टीमों पर पूर्ण अधिकार होता है। उसको हम निरंकुश नेतृत्व के रूप में जानते हैं। यह क्या काम करता है, यह वह है जो संगठन के भीतर सब कुछ चिन्हित करता है। सब कुछ चिन्हित करने का मतलब उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के तरीकों को ये चिन्हित करता है। यह केंद्रीकरण होता है, मतलब नेता के सभी अथॉरिटी को केंद्रीकृत किया जाता है और यह पुरस्कार और जबरदस्त शक्ति दोनों को लागू करता है, मतलब पुरस्कार प्लस दंड को भी ये लागू करता है। आज्ञाकारिता भी आपका निरंकुश नेता के अंतर्गत आता है। निर्णय लेने में पूरी जिम्मेदारी लेता है और निरंकुश नेता अपने अधीनस्थों को पुरस्कार और दंड भी देता है। आज्ञा और नियंत्रण पर भी बल देता है। संगठन का महान ज्ञान इसके अंदर होता है और क्रिया प्रत्यक्ष और नियंत्रण के रूप में शुरू भी करता है और इसके उद्देश्य के लिए संवेदनशीलता की भी भूमिका निभाता है और व्यक्तिगत शक्ति द्वारा प्रेरणा की भी भूमिका होती है। इसमें निरंकुश नेता को प्रतिष्ठा और एक मजबूत व्यक्तिगत शक्ति प्रेरणा की विशेषता के रूप में भी जाना जाता है। उपस्थित नेता के साथ उच्च प्रदर्शन करता है ये निरंकुश नेता। और अगर हम बात करें इसके बारे में, सदस्यों की कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेता है ये निरंकुश नेता। ये भी आप याद रखेंगे। तो ये कुछ शब्द हैं। उसके बाद आता है निर्बोधवादी नेता। एक यह वह नेता होता है जो अपने समूह को अधिकतर अपने भरोसे छोड़ देता है ना। तो समूह के सदस्य स्वयं अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं और वे स्वयं को प्रशिक्षित करते हैं और स्वयं ही अपने को प्रेरित करते हैं। नेता का कार्य तो एक संपर्क कड़ी का रहता है और वह अपने कार्य करने के लिए केवल आवश्यक सूचना और साधन प्रदान करता है, अधिक कुछ नहीं करता इसमें। तो ये निर्बाधवादी नेता के रूप में जाना जाता है। तो ये आप टाइप देख सकते हैं नेतृत्व में कौन कौन से टाइप है। एक संस्थात्मक नेता होता है।
यह वह नेता होता है जिसे अपने पद के प्रभाव से उच्च स्थिति प्राप्त होती है और वे अपने अनुयायियों को हर संभव तरीकों से सहयोग भी प्रदान करता है। एक व्यक्तिगत नेता होता है। व्यक्तिगत नेतृत्व की स्थापना व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर होती है। ऐसा नेता किसी कार्य के निष्पादन के संबंध में निर्देश और अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन स्वयं अपने मुख द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से देता है और इस प्रकार का नेता अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है क्योंकि अपने अनुयायियों से इनका निजी और सीधा संबंध रहता है। तो व्यक्तिगत नेता आप समझ ही रहे होंगे केशवर के रूप में यह भूमिका निभाता है। अव्यक्तिगत नेता नेतृत्व की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से नेता और उपनेताओं के अधीन कर्मचारियों के मध्य से होता है या मौखिक बातों के स्थान पर लिखित बातें करते हैं। आजकल इस प्रकार का नेतृत्व प्रायः सभी उपक्रमों में विद्यमान है। तो अव्यक्तिगत नेता आप बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पे किसको हम दे रहे हैं, मौखिक बातों के स्थान पर इन्होंने लिखित बातों को प्राथमिकता दी है, इसलिए ये एक एक कीवर्ड्स हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। सम्मिलित करने में भी आप लोगों से मिल सकता है या परिभाषा के रूप में भी एक शब्द के रूप में मिल सकता है। क्रियात्मक नेता की बात करें, यह वह नेता होता है जो अपनी योग्यता और कुशलता, अनुभव और ज्ञान के आधार पर अपने अनुयायियों का विश्वास प्राप्त करता है और उनका मार्गदर्शन भी करता है। अनुयायी नेता में के निर्देशन और सलाह के आधार पर भी क्रियाओं का निर्धारण और निष्पादन भी करता है, उसको हम बोलते हैं क्रियात्मक नेता। जहाँ पर योग्यता, कुशलता, अनुभव, ज्ञान के आधार पर हो जो व्यक्ति या इस तरीके के दिखे तो उसको आप कह सकते हो कि ये क्रियात्मक वाला नेता है ना। तो ये चीजें हैं। नेतृत्व के फिर कार्य क्या क्या बन व्यक्तिगत नेता में सर आपको अगर हम बात करें तो वो बेसिकली व्यक्तिगत नेता केशवर को रिप्रेजेंट करता है जहां पे केस के साथ या समूह के साथ या समुदाय के साथ सीधा संबंध बनाता है, जहां आप मौखिक बातों को भी रिप्रेजेंट करता है और ये नेता जो है अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है और इसका सीधा संबंध अगर हम बात करें तो सेवार्थी से होता है, ये व्यक्तिगत नेता होता है। अव्यक्तिगत नेता में अगर हम बात करें, अव्यक्तिगत नेता बेसिकली मौखिक बातों पर बात नहीं करता है, ये लिखित बातों पर बात करता है, जैसे फाइल हो गया, रिपोर्ट हो गया, है ना, इस तरीके की चीजें अगर आपके सामने लिखी हुई। एक ऑफिसर है और एक फील्ड वर्कर है, हाँ ऐसा डिवाइड कर सकते हैं क्या सर? एक वर्कर है, एक फील्ड वर्कर, नहीं समझा नहीं मैंने। नहीं तो एक ऑफिसर है जो ऑफिस में बैठा हुआ है, हाँ, और एक फील्ड वर्कर है, हाँ, जो जो है वो फील्ड वर्कर, और व्यक्तिगत नेता जो मतलब कि ऑफिस में कोई अधिकारी बैठा हुआ है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्या सर? नहीं, एक मिनट, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरी बात समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझ रहे हैं तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल सोशल वर्क में आपकी ज्वाइनिंग लग गई और उस दौरान आप जब क्लाइंट के साथ प्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप करते हैं, कोई डेटा मनोसामाजिक अध्ययन की प्रक्रिया करना शुरू करते हैं कि भाई नेटल में क्या हुआ था, प्री नेटल में क्या हुआ था, पोस्ट नेटल में क्या हुआ था, एट्सेट्रा। अगर उसके पास अवसाद है, डिप्रेशन में है तो कैसे डिप्रेशन में आया, पूरी जानकारी आप जब लेते हैं प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर और वहाँ पर आप नोट करते हैं किसी रिपोर्ट में, तो ये चीज़ें आपकी कहलाती हैं व्यक्तिगत, क्योंकि आप सीधा संबंध उससे बना रहे हैं और आपने वहाँ पे फिर मैनेजमेंट का काम कर दिया। लेकिन अगर आपने आप व्यक्तिगत की बात करें, आप यहाँ पर जैसे आपने उससे व्यक्तिगत से बात करते हुए, जैसे आपने बात तो किया मौखिक रूप से, लेकिन मौखिक रूप से जो बात किया वो व्यक्तिगत रूप में किया। अव्यक्तिगत में क्या हुआ कि आपने लिखित बातें के रूप में उसको रिप्रेजेंट कर दिया, मन आपने एक बार उसको गेस कर लिया, मतलब ऑब्जर्व कर लिया या अवलोकन के आधार पे आपने कोई रिपोर्ट बना दी। तो रिपोर्ट यहाँ आपसे मेरा कोई संबंध ही नहीं था, मैंने आपको कहा कि भैया आप क्लास में जाओ, बैठ जाओ। आप क्लास में बैठ गए और आप देखने लगे, ऑब्जर्व करने लगे टीचर कैसे पढ़ा रहा है, सोशल वर्कर किस तरीके से काम कर रहा, आपने ऑब्जर्व कर लिया, बात नहीं किया, आपने ऑब्जर्व किया है वहां पर और उस आधार पे आपने लिखित रिपोर्ट बना दिया, वह अव्यक्तिगत नेता बन गया, ठीक है। ये चीजें आ जाती है। उसके बाद आता है नेतृत्व के प्रकार, मतलब यहाँ पे फंक्शंस ऑफ लीडरशिप की बात हो रही है कि उसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं। किसी विद्वान ने, आप देख सकते हैं, एक फेलिक्स सेल्जनिक विद्वान है, इन विद्वानों ने बताया कि संगठित नेतृत्व के कामों में कुछ निम्न प्रकार से कार्य देखने को शामिल हुए। एक इन्होंने कहा कि संस्थागत अभियान और भूमिका को जब आप परिभाषित करेंगे तो यह आपका एक कार्य बन जाएगा। वहीं अगर हम बात करें, संगठित लक्ष्य तय करेंगे और नीति को निर्धारित करेंगे। देखिए, ये भले ये प्रक्रिया बन रही है समाज कार्य की सहायक प्रणाली, ये बात तो सत्य है, परंतु भूमिका जो नेतृत्व की आ रही है
उसी में देखने को हमें मिलती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। प्राथमिक प्रणाली में हमें है, लेकिन प्राथमिक प्रणाली में उसके अंतर्गत जो क्रिया होगी, जो एक्टिविटी होगी, उसका संचालन कुछ आप संस्थागत अभियान के माध्यम से करेंगे और भूमिका को परिभाषित करते हुए कहेंगे, संगठित लक्ष्य को तय करेंगे और नीति बनाकर निर्धारित करके लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। यह आपका एक कार्य बन जाएगा। वहीं उद्देश्य का संस्थागत समावेश अर्थात नीति के अर्थ को संगठन के निम्नतर स्तरों तक रिश्क कर जाने की मदद करना। मतलब आप बड़ी प्रहरी मूल्यांकन करने की बात कर रहे हैं, जहां पर आप एक छोटी छोटी बातों को मूल्यांकन करते हुए एक नीति बनाते हैं और उस नीति के तहत सभी समुदाय के लोगों को आप लाभ देते हैं, और वह प्रक्रिया भी नेतृत्व के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। संस्थागत अखंडता की रक्षा अर्थात आप ये कह लीजिए कि संगठन के मूल अर्थ और अलग पहचान को कायम रखना भी नेतृत्व का ये कार्य है। ये ठीक है, ये भी पॉजिटिव शब्दों में ही लीजिएगा। और आंतरिक विवादों की व्यवस्था अर्थात संगठन में प्रतिभागी हितों के बीच संतुलन कायम बनना। मतलब जो विवाद है समूह के अंदर, जो विवाद है कम्युनिटी के अंदर, जो परिवार के अंदर, उन विवाद को अगर समाप्त करना है तो ये नेतृत्व का काम है। जो लीडरशिप की भूमिका है वहाँ पर ये विवाद को भी कम करता है या समाप्त करता है, उसको संतुलित करता है, वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। वहीं बात करें अगर हम लोग सेल्जनिक के बाद एक नाम आता है हिग्स और गुलेट का। इन्होंने 8 प्रकार के कार्यों को रिप्रेजेंट किया। कहा कि सदस्यों को संगठित उद्देश्य देना, यह एक कार्य उसका होगा, और संगठित सदस्यों के बीच विवाद में निर्णायक भूमिका को निभाना, और अधीनस्थ को सक्रिय करने में उत्प्रेरक का मतलब होता है मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा का मतलब होता है प्रेरणा या प्रेरित की भूमिका भी निभाता है। और ये सोशल वर्कर की अहम भूमिका तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अधीनस्थों के विचार को सुझाव देना, और इसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसमें एक और भूमिका आती है कि उसकी पहचान और सम्मान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधीनस्थों की प्रशंसा करना, और अनुसरणकर्ता को समस्याओं का सामना करने की स्थिति में उसकी सुरक्षा करना, यानी इसको सुरक्षा देना, और संगठन के प्रतीक के रूप में भी कार्य करना। ये चीज़ें बन जाती है। और यहाँ पे 4 टाइप के कार्य आप देख सकते हैं चेस्टर बर्नार्ड के बारे में। उद्देश्य का निर्धारण, संसाधनों का कुशल प्रयोग, कार्यवाही का मतलब होता है क्रिया का मतलब होता है एक्शन, साधनों का नियंत्रण करना, और समन्वित कार्यवाही को प्रेरणा देना। ये हो जाएगा आपका चेस्टर जो है बर्नार्ड का। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, आप नाम नोट कर लीजिए चेस्टर बर्नार्ड, और इनके बारे में नेतृत्व की जो 4 कार्य बताए गए हैं उनको आप ध्यान रखिएगा। इनमें से पूछ लेगा कौन सा नहीं है। अगर हम बात करें फॉलेट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु इन्होंने 3 प्रकार के कार्य बताएं। सामंजस्य, तालमेल, समन्वय, कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, और फिर उद्देश्य की परिभाषा देते हैं, पूर्वानुमान की बात करते हैं। ये होते हैं कार्य एक नेतृत्व के, उद्देश्य की परिभाषा देना और सामंजस्य बनाए रखना और पूर्वानुमान लगाना, यानी एक प्रकार से विचार, कल्पना, आइडिया की बात करना। बात करें तो यहाँ पे नेतृत्व के निम्नलिखित कार्यों में उल्लेख किया गया कि समूह गतिविधियों को निर्देशित कर देना भी कार्य हो जाएगा, समूह गतिविधियों को समन्वित कर देना भी एक प्रकार का कार्य हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा नेतृत्व के बारे में। आगे बात करते हैं यहाँ पे गुणों के बारे में। देखिए बात किया जा रहा है कि क्या क्या नेतृत्व के गुण होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे नेतृत्व के बारे में कि नेतृत्व के कौन कौन से गुण होते हैं, एक प्रकार से अगर हम बात करें तो नेतृत्व का वह विशेष व्यवहार जिसमें प्रभुत्व, सुझाव और आग्रह का मिश्रण हो, जहां नेतृत्व के 2 पक्ष नेता और अनुयायी का होना अनिवार्य है। नेता अनुयायियों के व्यवहार को अधिक सीमा तक प्रभावित भी कर सकता है, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेतृत्व के 3 स्तर बताए गए थे, और उन्हीं 3 स्तरों के आधार पे जो है नेतृत्व के गुण को भी रिप्रेजेंट किया गया। 3 स्तर या 3 वर्ग कौन कौन से हैं ये लिख लीजिएगा, हो सकता है आप लोगों से प्रश्न में आ जाए। एक है उच्चतम स्तर, उच्चतम स्तर। एक आपका है मध्यम, और ये MPPSC में प्रश्न पूछा गया था। और एक है आपका फ्रंट को बोला था सम्मुख। एक आपका बोला जाएगा टॉप मैनेजमेंट, दूसरा आपका बोला जाएगा मिडिल मैनेजमेंट, तीसरा आपका बोला जाएगा फ्रंट लाइन मैनेजमेंट। ये 3 बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये तीनों के तीनों नेतृत्व को 3 स्तर पर 3 वर्गों में बांटता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए
चेस्टर बर्नार्ड ने कहा है कि 4 टाइप के गुण पाए जाते हैं। एक जीव क्षमता और सहन शक्ति पाई जाती है, उसकी क्वालिटीज़ है, और निर्णायकता है, अनुकरणीयता। और अनुकरणीयता का मतलब एक प्रकार से कॉपी करने को रिप्रेजेंट करता है। निर्णय मतलब डिसीजन की बात करता है। जीवन क्षमता या सहन शक्ति की बात करता है, तो एक प्रकार से नहीं कहते कि भाई संतोष नाम मत समझिएगा, संतोष कोई नाम है। संतोष का अर्थ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेशेंस रखना, धैर्य रखना, जो शब्दों को रिप्रेजेंट करता है, सहन शक्ति को बताता है। जिम्मेदारी और बौद्धिक क्षमता की भी बात करता है, ये क्वालिटीज़ है, उसकी गुण है ये, ठीक है। अगर हम और गुणों की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बर्नार्ड ने बौद्धिकता के महत्व को क्रम में चौथा नेतृत्व गुण माना, क्योंकि मानते थे कि नेता जिम्मेदारी का, निर्णायकता का बाधा पैदा करता है। तो उन्हीं के आधार पे भी एक और विद्वान आए जिनका नाम था पॉल एच ए, जो है एलपी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इनका ये नाम है। इन्होंने कहा कि एक अच्छे प्रशासक में जिम्मेदारी या जिम्मेदारियाँ लेने की इच्छा होनी चाहिए। एक अच्छे प्रशासक को निरंतर व्यक्तिगत विकास का प्रदर्शन करना चाहिए। एक अच्छे प्रशासक का कार्यवाही के प्रति नियम निष्ठा होना चाहिए। अगर स्क्रीन आपको छोटा दिख रहा होगा तो आप अपनी स्क्रीन को जूम कर लीजिए। एक अच्छा नेता श्रोता होता है, जो मुख्य सवाल पूछता है, और वह हर तरह के लोगों से साथ अच्छे तरह से काम करता है और सबसे उपयुक्त अधीनस्थ प्राप्त करने का प्रयास भी करता है। संस्थागत स्रोतों का प्रयोग करता है, खुद ही सब कुछ कर और जान लेने की कोशिश नहीं करता। शक्ति का प्रवाह इसलिए करता है क्योंकि प्रभावकता बढ़ाती है और मुख्य रूप से संक्षिप्त संपदा के रूप में आती है। ये आत्मविश्वास वाला होता है और बुरी और अच्छी दोनों खबरों का स्वागत करता है। अधीनस्थों को श्रेष्ठ जितनी ही इज्जत करता है। लगातार संस्थागत प्रदर्शन को सुधारने का प्रयास करता है। जनतांत्रिक सरकारों में राजनीतिक प्रक्रियाओं की जिम्मेदारियों का सम्मान भी करता है। ये एक क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन से गुण हैं यहाँ पे आए। निर्णायक है, स्फूर्ति, सहिष्णुता है, आत्मविश्वास है, अनुभूति है, उत्तरदायित्व है, मानसिक क्षमता है, योग्यता और तार्किक सामर्थ्य है, साहस है और प्रेरणा करने की योग्यता है। ये हैं एक, ठीक है। ये सारे एक सफल नेता के गुण भी यहाँ पे दिए गए हैं। सम्मान, अन्य लोगों के लिए स्नेह, हास्य, प्रभावशीलता, लोगों को समझने की शक्ति, सिखाने की योग्यता और शुभ चिंता, रुचि, व्यक्तिगत चाल चलन। और एक अच्छा नेता समय समय पर अपने आचरण की परीक्षा भी करता है। तो ये एक प्रकार से वो चीज़ें हैं जो आप सब के लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछ ले, है ना। याद रखिएगा आप सभी लोग ये चीज़ों में। पक्षपात नहीं होना चाहिए, ठीक है। और परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर, है ना, नेता के अंदर, एक नेतृत्व के अंदर। और उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कर्मचारी उसके आदेशों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेता में अपने क्रोध को नियंत्रित करने की क्षमता भी होनी चाहिए, है ना। सरल और आत्मविश्वसनीय होना चाहिए, ताकि विषय के प्रति स्थितियों में भी वह अपने को कमज़ोर ना समझे, है ना। तो इस तरीके का जो है व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। नेतृत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग चर्चा करें तो विशेषता आप देख सकते हैं क्या क्या विशेषता हो सकती है। मैंने अभी आपको बताया, अनुयायियों की एकत्रित करना है, आचरण और व्यवहार को प्रभावित करना होता है, पारस्परिक संबंध होता है, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती है विशेषता के रूप में, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अगर हम बात करें तो थ्योरीज ऑफ अप्रोच टू लीडरशिप की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, ये बेसिकली नेतृत्व का सिद्धांत है, ठीक है। तो यहाँ मैं पहले आपको, देखो मैं सिद्धांत एक चीज़ तो बता दूँ, दो होते हैं, प्रिंसिपल मीन्स भी सिद्धांत होता है। तो मैं पहले आप लोगों को प्रिंसिपल का मतलब समझा दूँ, फिर थ्योरी के बारे में लेके चलता हूँ। देखिए, जो नेतृत्व का सिद्धांत होता है वो बेसिकली नेतृत्व का एक कौशल है जिसके आधार पर समूह के सफल संचालन की जवाबदारी होती है। तो इस नेतृत्व प्रक्रिया में कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जिसको हम बदल नहीं सकते, है ना, जो परिवर्तित हो ही नहीं सकता, जिनका पालन करना प्रत्येक कार्यकर्ता, मतलब आप लोगों को, एक नेता के लिए अत्यंत आवश्यक है। और अनेक विद्वानों के द्वारा दिए गए सुझाव को एकत्रित करते हुए नेतृत्व को कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के रूप में भी जाना गया है। जैसे अगर मैं सबसे पहला सिद्धांत बताऊं तो याद रखिएगा, संतुलन का सिद्धांत होता है। ये प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। नंबर 2 की बात करूं तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत होता है।
दृष्टि का सिद्धांत होता है। नंबर 3 विचित्रता का सिद्धांत होता है। नोट करते रहिएगा आप सभी लोग, विचित्रता का, ये प्रिंसिपल हैं, थ्योरीज नहीं है, प्रिंसिपल्स हैं ये। और उसके बाद पूर्वानुमान का सिद्धांत होता है। किसका? पूर्वानुमान का सिद्धांत होता है। फिर उसके बाद मनोशक्ति का सिद्धांत होता है, मनोशक्ति का होता है। उसके बाद आपकी योग्यता और अयोग्यता, योग्यता एंड अयोग्यता का सिद्धांत होता है। उसके बाद नंबर 7 की बात करें, समूह प्रक्रिया का सिद्धांत होता है, समूह प्रक्रिया का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं। अब इसमें आप लोगों को मैं, आप लोग अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है 7 में से तो मुझसे पूछिए, मैं बताता हूँ। 7 में से आप पूछिए जी। प्रिंसिपल्स को सर रिपीट कर दीजिए एक बार। बिल्कुल सर, देखिए पहला मैंने लिखा है संतुलन का सिद्धांत, दूसरा मैंने लिखा है स्क्रीन पर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तीसरा मैंने लिखा है विचित्रता का सिद्धांत, चौथा मैंने लिखा है पूर्वानुमान का सिद्धांत, पांचवा लिखा है मनोशक्ति का सिद्धांत, छठा लिखा है योग्यता एवं अयोग्यता का सिद्धांत, सातवां लिखा है समूह प्रक्रिया का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल्स हैं नेतृत्व के, है ना। इसमें से आप सातों में से जिसको समझ नहीं आ रहा शब्द वो पूछ सकता है मुझसे, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई है शब्द जो? अंतर्दृष्टि का मतलब बता दो। अंतर्दृष्टि का मतलब बता दूं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत मैडम, किसी भी नेता में अंतर्दृष्टि का होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी अंतर्दृष्टि के कारण वह समूह की समस्या को सुलझाने में सक्षमता हासिल करता है। वह समूह की उन कठिनाइयों को भी देखने की शक्ति होती है जो प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर नहीं होती है। दृष्टिगोचर का मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई नहीं देती है, वो अंतर्दृष्टि के रूप में है। परंतु यहाँ पे अगर हम बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से समूह में विद्यमान रहता है, और नेता में यह अंतर्दृष्टि उनमें विद्यमान ज्ञान, बुद्धि, अनुभव और कड़ी मेहनत के कारण होती है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसकी वजह से वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं शारीरिक भाव भंगिमा, जिसको आप बोलते हो गेस्चर, कि अब फिजिकली मोमेंट समझ देखते ही समझ जाता है कि इस बच्चे के अंदर, इस सेवार्थी के अंदर समस्या होगी। उसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं समस्याएं उजागर नहीं करेंगे, सोचते हैं हमारी बातें गोपनीय रखी जाए तो वो बताएंगे नहीं, लेकिन आप जब उनसे बात करेंगे, फिजिकली मोमेंट जब वो करते हैं, शारीरिक हाव भाव दिखाते हैं गेस्चर के माध्यम से, आप समझ जाते हो यह आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बताता है। और ये होना चाहिए, और यदि ये नहीं है तो समझ लीजिए कि आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं समूह कार्य में या कम्युनिटी वर्क में या केश वर्क में। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपको बताता है ज्ञान, बुद्धि, अनुभव के माध्यम से आप उसकी इंटरनली समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं जो आपको पता नहीं है, एक गेस के माध्यम से। अंतर्दृष्टि का इनसाइड लर्निंग, इनसाइड लर्निंग थ्योरी की बात करेंगे तो वहाँ पे कोहलर का नाम आता है, कोहलर का नाम आता है। और अगर हम नैतिकता के सिद्धांत की बात करते हैं तो लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम आता है, याद रखिएगा। क्लियर हो रहा है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत की बात करेंगे तो अल्बर्ट बैंडुरा का नाम आता है। तो और कोई पूछे, और भी कोई? जी जी बोलिए। तो रेसरूट में उपागम में अंतर क्या है? उपागम और सिद्धांत देखिए यहाँ देखिए श्योर इसमें कोई दो राय नहीं है, ध्यान मेरी बात को समझिए, ठीक है आप सभी लोग। उपागम और सिद्धांत में अंतर, बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो अप्रोचेस होते हैं वो ज़्यादातर संरचना पे बल देते हैं। उपागम सर किस पे बल देते हैं? विनीत शुक्ला सर वो देते हैं संरचना पे बल देते हैं, स्ट्रक्चर पर बल देते हैं। और सिद्धांत वो होते हैं जहाँ पे सार्वभौमिक सत्य होता है, जैसे सूर्य पूरब में ही उगेगा, यह सत्य है, उसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, प्रिंसिपल है वो। तो जो चीज़ें सार्वभौमिक सत्य हो वो आपका प्रिंसिपल होता है, जिसमें आप आलोचना कर सके, जिसमें आप मॉडिफाई कर सके। जैसे मैं आपसे कहूँ अभी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बताया, वो थ्योरीज है। जैसे मैं आपसे बताऊँ शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो इवान पैट्रिक पावलोव ने दिया था 1904 में, वो भी थ्योरीज है। और अगर मैं बात करूँ OCT ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं, BF स्किनर ने दिया था, वो भी थ्योरीज है। उसकी आलोचना हो सकती है, आप भी थ्योरी दे सकते हैं,
आपकी थ्योरी की आलोचना हो सकती है, मैं कह सकता हूँ कि भाई ये थ्योरी गलत है, ये हो सकता है ऐसे। आपने एक नाम सुना होगा ज्योग्राफी को, पहले टालमिया एक विद्वान था जिसने अर्थ को गोल बताया था, लेकिन कई ऐसे विद्वान आए, किसी ने बताया अंडाकार होता है, किसी ने बोला चिपटाकार होता है पृथ्वी, तो वो थ्योरी थी, उनकी थ्योरीज को क्या की गई, आलोचना की गई, गलत नहीं कहा गया लेकिन आलोचना की गई। तो थ्योरी में आलोचना हो सकती है, प्रिंसिपल में आलोचना नहीं होती है। अप्रोच संरचना पे आधारित होता है, संरचना पे आधारित होता है अप्रोच। क्लियर हो रहा है सर? विनीत शुक्ला सर, स्पष्ट नहीं हुआ? शुक्ला जी, क्लियर हो गया सर? अरे क्या कर रहे हो भाई, इतना लेट में बोलते हो आप, ऐसा लगता है कि जैसे आप समझ ही नहीं आया आपको। सर क्लियर हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, क्लियर हो गया, मैं समझ गया सर। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद फिर आपका कि आप समझ गए। आगे बात करते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ये, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए जी सर, हम क्या कह सकते हैं कि जो जितने भी अधिनियम हैं जी इससे संबंधित लीडरशिप से, जी। क्या उन्हें यूनिवर्सल ट्रुथ में रख सकते हैं सर, सार्वभौमिक इसमें? नहीं, सार्वभौमिकता सत्य के रूप में इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि उसमें हम ना बदलाव कर सकते हैं। हम इसलिए बदलाव कर सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि 16 दिसंबर 2012 को एक निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसकी वजह से एक नया कानून बनाया गया था, 2012 पोक्सो एक्ट आया। तो अधिनियम में परिवर्तन हो सकता है सर, इसमें बदलाव हो सकता है ना? हाँ, ये बात सत्य है कि सर वो लिखा हुआ है, मतलब आपके लिए हमारे लिए वो कानून एक सबके लिए एक है। नहीं, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू पे समान है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम समझ रहे हैं कि थ्योरी, प्रिंसिपल और अप्रोच को रख के ध्यान में रख के, तो हम इसको कहेंगे कि क्योंकि इसमें मॉडिफाई हो सकता है, लचीलापन है, संविधान हमारा कैसा बनाया गया है, लचीलापन बनाया गया है, उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो आप थ्योरी के आधार पर बात करें, है ना, थ्योरी। परंतु आप आलोचना मत करने लगिएगा कि भाई ये एक्ट नहीं होना चाहिए, एक्ट नहीं होना चाहिए। हमने एक एग्जांपल दिया है आपको, जैसे आपने एग्जांपल के साथ, इसीलिए हम पूछे थे सर, क्योंकि आलोचना हम दे नहीं सकते, हाँ। इसलिए हमें एक बड़ा एग्जांपल देना पड़ता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आलोचना इसलिए नहीं कर सकते हैं आप ना, क्योंकि कुछ चीज़ें सार्वभौमिकता के आधार पर सत्य होती हैं वो, है ना भाई, जाहिर सी बात है, अगर आप गलत काम करेंगे तो आपके लिए सजा होनी चाहिए। और ये ऐसा अगर है तो समझो एक संपन्न और एक संप्रभुत्व वाला देश बना है ना, ऐसा होना भी चाहिए हर एक देश में, है ना, तो वो चीज़ें सत्य है। आगे बात करते हैं, चलिए यहाँ पे अप्रोचेस लेते हैं। अप्रोचेस की बात करें, यहाँ पे देखिए 3 उपागम बताए गए। ये सिद्धांत, प्रिंसिपल याद रखिएगा आप सभी लोग। एक होता है विशेषता का उपागम, एक होता है व्यवहारवादी उपागम, एक होता है स्थितिगत उपागम। 3 टाइप के यहाँ पे उपागम के बारे में चर्चा की गई है। अब थोड़ी थोड़ी सी आप लोग समझिए विशेषता का उपागम क्या होता है। हालांकि अगर मैं बात करूँ, ये 1900 और 1940 के दशक में इसका काफ़ी जो है दौर चला था, और उस समय इस उपागम में बताया गया कि कोई व्यक्ति अपनी विशेषताओं की वजह से नेता बनता है। बिल्कुल सत्य बात है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है। आपके अंदर हो सकता है किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लेकर हो विशेषता, हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसी खास विशेषता हो जो आप नेता बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं। भाई कोई हर व्यक्ति के अंदर होती है। तो इसका सरोकार नेताओं के व्यक्तित्व की विशेषताओं की पहचान से है। शुरुआत में विशेषता सिद्धांत मानता है कि नेता पैदाइशी होते हैं, वे बनते नहीं हैं, लेकिन ये विशेषता का उपागम बताता है, विशेषता का उपागम बताता है ना। तो कि भाई नेता कैसे होता है, पैदाइशी होते हैं, बनते नहीं हैं। तो यहाँ आपको कहूँ तो ये थ्योरी अगर हम कार्ल मार्क्स के हिसाब से चले तो गलत हो जाती है। उनका कहना यह है भाई कि ऐसे में तो नेता का लड़का नेता बनेगा, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनेगा। कहने का अर्थ यहीं जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये विशेषता को उपागम बताता है आपका। सबके अलग अलग वो चीज़ें हैं। बात अगर हम करें, विचारधाराएं हैं सबकी, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे चेस्टर बर्नार्ड की बात करें, हाँ टेरी की बात करें, सेल की, जी जी बोले। जो बाय बर्थ होता है उसको सिद्धांत में ले लेते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ देखिए, देखिए सर, बाय बर्थ सिद्धांत, देखिए यहाँ पे आप 2 चीज़ें बात ये, अगर आप बाय बर्थ की बात कर रहे हैं, यहाँ अप्रोचेस है सर। हम अप्रोच में एक अवधारणा मानते हैं। यदि आप थ्योरी के हिसाब से बात कर रहे हैं सिद्धांत में, सिद्धांत 2 तरीके के होते हैं, दोनों तरीका आप समझ लीजिए। एक होता है थ्योरी माने भी होता है सिद्धांत, एक होता है प्रिंसिपल। आप इस तरीके से बोलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आप प्रिंसिपल वाला सिद्धांत बोल रहे हैं कि आप थ्योरी वाला बोल रहे हैं। थ्योरी वाली अगर बात करें तो यहाँ पे आलोचना होगी,
आलोचना का मतलब ये होता है कि आपकी थ्योरी गलत भी हो सकती है, आलोचना का मतलब होता है। और प्रिंसिपल का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य होगा वो। तो ये तो जाहिर सी बात है कि पैदाइशी होते हैं नेता, तो ये प्रिंसिपल तो हो नहीं सकता। थ्योरी में रखना चाहते हो तो रख लो, कोई बात नहीं है भाई, आलोचना कर देना। और वही बात हुई है अगले वाले स्टेप में। तो यहाँ पे चेस्टर बर्नार्ड का ये स्टेटमेंट था, इन विचारधारे थे, इनकी दार्शनिक धारणाएं थी, ये सारी चीज़ें कि ऐसे होते हैं, ऐसे चीज़ें की जाती हैं। तो नेतृत्व में जो विशेषता उपागम बताया गया, वो ये कहा गया कि जो व्यक्ति होता है वो पैदाइशी नेता होता है, बनता नहीं है वो। ये विशेषता को उपागम बताया गया था नेतृत्व में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चेस्टर बर्नार्ड का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं इनके कुछ कारणों की आलोचना भी देखिए हो गई। आलोचना क्या हुआ कि यह नेतृत्व की विशेषताओं का एक सामान्य या सार्वभौमिक सूची दे पाने में असफल रहा। भाई सार्वभौमिक तब देता ना जब ये प्रिंसिपल होता। थ्योरी के आधार पर बात हो रही थी तो कहाँ से सार्वभौमिक होगा, तो होगा ही नहीं। तो दूसरी बात यहाँ पे कही कि विभिन्न विशेषताओं को तुलनात्मक संबंधी महत्व को नहीं दर्शाता। कंपेयर के आधार पे भी विभिन्न प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, विशेषताएं होती हैं उसकी, है ना। तो जाहिर सी बात उसका इंपॉर्टेंस नहीं देगा भाई। अलग अलग भाई हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, उसके अलग अलग गुण पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कंपेयर के संबंध में उसको महत्व देना ही नहीं चाहिए भाई। हो सकता है उससे बेटर कोई और हो। भाई अपनी धरती जो है वीरों से खाली नहीं है, आप सबको अच्छी तरीके से मालूम है। हर एक व्यक्ति हर एक चीज़ में एक्सपर्ट है ना, हर एक चीज़ में एक्सपर्ट है। अभी आपको बता दूं, जैसे अभी यूट्यूब पे अगर हम बात करते हैं, आप लोगों को पता होगा एक खान सर जानते होंगे आप लोग, एक विकास दिव्य कीर्ति सर को जानते होंगे। अब इनके बारे में अभी एक और मैंने कल ही थोड़ा सा देखा था, एक और यूट्यूबर चैनल आया है भाई, वो भी बहुत बेटर कराते हैं। वहाँ तक कि वो साथ खान सर को भी और इनको भी फेल कर रहे हैं वो, है ना। मैंने कल देखा था एक रील में उनको, है ना। तो वो उनको फेल करा, आजकल वो भी फेमस में आ रहे हैं। तो ये चीज़ें बिहार के वो भी हैं, लेकिन क्या नाम है, फिजिक्स वाले नहीं, वो बिहार से ही, आई थिंक कोचिंग का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। तो वो है। अच्छा आगे बात करते हैं कि इस तथ्य पर विचार कर पाने में असफल हो जाते हैं कि भाई अधिकतर ऐसी विशेषताएं जो नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों में भी होती है और नेता में भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है भाई हर एक व्यक्ति यूनिक है, तो अलग अलग गुण देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक प्रकार की आलोचना के आधार पर बताई गई है, ये बहुत ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है। बात करते हैं व्यवहारवादी उपागम के बारे में। व्यवहारवादी उपागम क्या है, देखिए जरा समझिएगा कि विशेषता उपागम की तरह ही इस पर भी ध्यान केंद्रित करने के बजाय कि नेता क्या है, व्यवहारवादी उपागम इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि नेता क्या करते हैं। और व्यवहारवादी अनुसंधानकर्ताओं ने यह पता लगाने की कोशिश की कि नेता क्या करते हैं और कैसे नेतृत्व करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं और वे अधीनस्थों को कैसे प्रेरित करते हैं और वे कैसे संचार स्थापित करते हैं और इत्यादि। ऐसे इन्होंने नेतृत्व के कार्यों और शैलियों पर ध्यान केंद्रित किया। एक चीज मुझे जरा आप सभी लोग बताइए यहाँ पे, अधीनस्थ, अधीनस्थ का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? यस सर, मतलब जो नीचे जो है, मतलब अधीन, अपने से नीचे, हाँ अपने अधीन। अधीन, वेरी गुड समझ रहे हैं। अधीनस्थ अंडर, जिसको हम अंडरलाइन के रूप में भी जान सकते हैं, अधीनस्थ, है ना। तो यहाँ पे अगर अधीनस्थ का जो अर्थ बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, सबऑर्डिनेट कहते हैं, है ना। यस सर, सबऑर्डिनेट। हाँ, तो ये बेसिकली अधीन शब्द जो है अधीनस्थ को बताता है। और यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि अनुसंधानकर्ताओं ने, मतलब रिसर्चर, आप लोग अनुसंधान करता है, आप लोगों को बोला जा सकता है शोधकर्ता भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पर ये जानने की कोशिश होती है कि नेता क्या करते हैं, कैसे नेतृत्व करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं और कैसे प्रेरित होते हैं, कैसे संचार स्थापित करते हैं। इन कार्य शैली पर ध्यान केंद्रित वाली जो प्रक्रिया होती है नेतृत्व की, वो व्यवहारवादी उपागम में होती है। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में अगर हम बात करें, यहाँ पे जो विशेषता की बात कर रहा था वो बेसिकली पैदाइशी की बात कर रहा था, नेता पैदाइशी होते हैं, बनते नहीं हैं। लेकिन दूसरे वाले में जो व्यवहारवादी बनाया गया वो बेसिकली उसके कार्यों पर ध्यान दिया गया कि वो कैसा काम करेगा, कैसे उसका व्यवहार होगा, ठीक है, उसका कम्युनिकेशन कैसा होगा, क्लाइंट के साथ उसका कैसा व्यवहार होगा, कहीं भाई अंतरण प्रत्यंतरण वाली प्रक्रिया तो नहीं चल रही है उसके अंदर, कहीं कुछ और एक्टिविटी तो नहीं चल रही है इसके अंदर। यह समझने की कोशिश करता है व्यवहारवादी उपागम।
व्यवहारवाद के जनक के रूप में अगर कोई जाना गया तो जेबी वॉटसन को जाना गया। आधुनिक व्यवहारवाद में किसी परिवर्तन के रूप में जाना गया या अमूल परिवर्तनकारी या व्यवहारवाद को परिवर्तनकारी के रूप में बीएफ स्किनर का नाम जाना गया। लेकिन सबसे पहले थॉर्नडाइक का नाम आता है, परंतु थॉर्नडाइक की थ्योरी फेमस या सफल नहीं रही, जिसकी वजह से एग्जाम में बीएफ स्किनर का नाम आप सब लोग लगा के आइएगा। बीएफ स्किनर ही सही जवाब होता है। व्यवहार परिवर्तन के सिद्धांत को लेकर, कॉन्सेप्ट को लेकर बात करने वाला कोई व्यक्ति आया तो बीएफ स्किनर था, और व्यवहारवाद का जनक के रूप में कोई अगर आया तो उसका नाम था जेबी वॉटसन। उपागम की में बात करेंगे तो नेतृत्व की बात की गई है। उसकी बात आती है कि स्थितिगत यानी सिचुएशन के आधार पर उपागम। तो विशेषता और व्यवहारवादी दोनों ही उपागम नेतृत्व की एक संपूर्ण और संतोषजनक सिद्धांत दे पाने में असफल रहे, क्योंकि उन्होंने नेतृत्व की प्रभावकारिता के निर्धारण में स्थितिगत कारणों की उपेक्षा की। इसलिए शोधकर्ताओं ने अपना ध्यान नेतृत्व के स्थितिगत आयाम की तरफ मोड़ दिया और उन्होंने बल देकर कहा कि नेतृत्व की प्रभाविता नेता की विशेषताओं और व्यवहार के अतिरिक्त विभिन्न स्थितिगत कारकों द्वारा निर्धारित होती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो नेतृत्व का नेता था वहाँ पे अनुसरणकर्ता कार्य स्थिति, परिवेश आदि जैसे तमाम स्थितिगत परिवर्तक कारकों के गतिमान रूप से घुलने मिलने के अर्थों में समझती थी। तो बेसिकली यहाँ पे कोई एक एग्जैक्ट की बात नहीं किया गया कि भाई उसके कार्य को लेकर या उसके व्यवहार को लेकर या जन्म से ही पैदाइश होते हैं नेता, है ना। तो ये ऐसी कॉन्सेप्ट की बात नहीं की गई, वहाँ एक थर्ड चीज की बात की गई। थर्ड चीज ये थी कि स्थितिगत कारक कैसा है, मतलब आपका जो प्रश्न आता है इसी पर आता है, स्थितिगत उपागम पर ही। मतलब आप ये कह लीजिए कि समस्याएं अगर आपके सामने आ गई तो समस्याओं को फेस करते हुए सेवार्थी की समस्या का निदान कैसे करेंगे, वो स्थितिगत उपागम की बात करता है, वही थर्ड पार्टी है। उसी को क्या बोलते हैं, स्थितिगत उपागम बोलते हैं। यानी समस्या का समाधान करना, और वो किस तरीके से कर रहा है, किस आयाम के रूप में कर रहा है रिसर्चर, शोधकर्ता, ये एक स्टेटमेंट है स्थितिगत उपागम के अंतर्गत, है ना। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद समूहगतिकी के बारे में सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन 2-3 बातें बता देता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए, है। समूहगतिकी का जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट आया था कर्ट लेविन के द्वारा। किसके द्वारा आया था ये समूहगतिकी? सोशल डायनेमिक या ग्रुप डायनेमिक की बात करें तो ये आया था कर्ट लेविन के अकॉर्डिंग। बेसिकली मैं बता दूं आपको इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि समूह निर्माण और नियोजन, प्रारंभिक बैठकों की चर्चा, क्रियात्मक चरण और क्रियाकलाप और कार्य का उपयोग और समूह का समापन के रूप में करना। बड़ा लंबा चौड़ा था, लेकिन आप एक लाइन में समझने की कोशिश ये करिए कि नियोजन चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और अंतिम चरण के रूप में जो काम करते हैं वो ग्रुप डायनेमिक होता है। और ये कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था, कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। यहाँ समूह उद्देश्य का निर्धारण होगा, समूह की बनावट होगी, समूह का आकार होगा। भाई समूह में कितने लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, ये एक प्रकार से आकार बताएगा। समूह की भर्ती होगी, अनुबंधन होगा। अनुबंधन का मतलब होता है सटा, कंडीशन। कंडीशन का मतलब एक प्रकार से सीखना, लर्न करना, अनुबंधन बताता है। या एक प्रकार से दूसरे से कोरिलेट करता है, ये कोरिलेट करता है। ये याद रखिएगा, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। समूह कार्य का पाठ्यक्रम समाज कार्य में जब प्रारंभ किया गया था तो सबसे पहले जो दिया था उसका नाम था कालरा कैंसर। कालरा कैंसर शायद मैंने आप लोगों को बता चुका था, आप लोगों से ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्या नाम आता था? समूह कार्य के पाठ्यक्रम में समाज कार्य प्रारंभ करने का जो प्रयास किया था वो कालरा कैंसर के द्वारा किया गया था। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। पाठ्यक्रम का मतलब होता है कैरिकुलम, कैरिकुलम का मतलब होता है कोई एक सिलेबस निर्धारित करना, वो बताया था कालरा कैंसर ने। कालरा कैंसर ने जी जी ग्रुप वर्क का, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समूह गतिकी के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूँ, जो ग्रुप वर्क के बात डिस्कस कर रहा हूँ। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ द ग्रुप वर्क का जो गठन किया गया वो 1936 में किया गया था। 1936 में किया गया। मैं दोबारा से नाम बोलना चाहूँगा, आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ ग्रुप
वर्क का गठन 1936 में किया गया था। कार्ला कैंसर ने इस कार्य को ग्रेस कोयले ने अपने हाथों में लिया और आगे बढ़ाया। तो कार्ला कैंसर का नाम तो हमें कम देखने को मिलता है, परंतु हमें ज़्यादा नाम देखने को मिलता है ग्रुप वर्क में ग्रेस कोयले, HB ट्रेकर का नाम, HB ट्रेकर का नाम। तो ये आप लोगों को ध्यान साथ आएगा, एचबी ट्रेकर और ग्रेस कोयले जी, दोनों का नाम साथ आएगा, एचबी ट्रेकर और ग्रेस। देखिए इन कार्यों को सबसे पहले अगर कोई प्रारंभ किया था तो कार्ला कैंसर ने ही किया था, लेकिन इस कार्य को आगे लेके जाने में किसी की अगर भूमिका रही डेवलप में तो वो ग्रेस कोयले का नाम रहा। तो कैंसर का नाम बहुत कम आता है पेपर में, ग्रेस कोयले का नाम बहुत आता है पेपर में। इसलिए मैंने दोनों के बारे में बता दिया कि पाठ्यक्रम दिया और शुरुआत में इसी ने काम किया था उस पर, लेकिन बाद में परिवर्तन करके सारा दारोमदार ग्रेस कोयले ने ले लिया अपने हाथों में, पूरा इम्प्रूव किया, बढ़ाया। इसलिए ज़्यादा स्टेटमेंट ग्रेस कोयले का दिया गया है ग्रुप वर्क में। यही कारण है कि ग्रुप वर्क में ही ग्रेस कोयले से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, यही कारण है। ठीक है, याद रखिएगा ग्रेस कोयले अगर पाठ्यक्रम लिख कर आएगा, पाठ्यक्रम लिख कर आएगा समूह कार्य का, तो कार्ला कैंसर का नाम लगाइएगा। और यदि पाठ्यक्रम नहीं है और ग्रुप वर्क के बारे में कोई स्टेटमेंट के रूप में आ रहा है तो ग्रेस कोयले का नाम लगाइएगा, विकास के रूप में आ जाए तो ग्रेस कोयले का नाम। तो ये था नेतृत्व। नेतृत्व के अंतर्गत एक व्यक्ति नेता होता है जिसके पास शक्ति और सत्ता होती है, वही क्या कहलाती है, नेतृत्व कहलाती है। नेतृत्व किसे कहा जाता है, यदि कोई आपसे पूछे तो एक लाइन में बोल देना कि नेतृत्व के अंतर्गत एक व्यक्ति नेता होता है जिसके पास शक्ति और सत्ता होती है, वही नेतृत्व होता है। ये बात मजुमदार ने कहा था। भारतीय विचारधारक है मजुमदार, भारतीय विचारधारा है, विचारधारक हैं, ये याद रखिएगा आप सभी लोग विचारक हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें आगे देखते हैं समूहगतिकी की परिभाषा। एक छोटे से मानव समूह के भीतर परस्पर क्रिया करने वाली ताकतें ही समूहगतिकी कहलाती हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा सा जिक्र किया था ग्रुप डायनेमिक के अंतर्गत, है ना। बस कर्ट लेविन यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों का नाम देख रहे हैं कि वैज्ञानिक रूप में समूहों का अध्ययन करने के आंदोलन के संस्थापक के रूप में पहचाना गया था इनको, कर्ट लेविन को। ठीक है, तो ये चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे विल्फ्रेड वियोन का नाम आता है, एक साइकोलॉजिस्ट विद्वान है ये, है ना। और ये किताब वगैरह है, वियोन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इनका। ठीक है, ये देख लेते हैं समूह काज की प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ देखिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग। आ जाइए इस PDF पे। ये PDF समाप्त हो गई है, कुछ खास नहीं इसमें है। तो एक नेता के भूमिका को भी देख लिया है आप लोगों ने, गुण को भी देख लिया है। चलिए नीचे देखते हैं, और भी कुछ चीज़ें इसमें मिलेगी हमें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेता की विशेषताएं यहाँ पर मिल गई आप लोगों को, साथ साथ उसके बाद गुण देखिए मिल गए आप लोगों के यहाँ पे। कुशल नेतृत्व के गुण, जैसे हम उत्तम स्वास्थ्य, स्फूर्ति और सहिष्णुता वाला, फिर निर्णय लेने की क्षमता, मानसिक क्षमता, संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास, आकर्षक व्यक्तित्व वाला। और नेतृत्व के महत्व की बात करें अगर हम लोग, तो अभिप्रेरणा के स्रोत भी देखने को मिल रहे हैं, सहयोग प्राप्ति की आधारशिला मिल रही है, कर्मचारियों के उपक्रम मिल रहे हैं, प्रबंधन सामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी यह एक प्रकार का इम्पोर्टेंस देता है। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेतृत्व के सिद्धांत में, तो ये देखिए थ्योरीज वाली चीज़ें आ गई अब, है ना। तो सॉरी प्रिंसिपल वाली हैं ये कौन सी हैं, प्रिंसिपल्स वाली हैं, प्रिंसिपल्स वाली हैं। ठीक है, थ्योरीज वाली नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए अयोग्यता और योग्यता का सिद्धांत है, संयोग का सिद्धांत है, विलक्षण का सिद्धांत है, संतुलन का सिद्धांत है, समूह प्रक्रिया का सिद्धांत है, जिस पे मैंने अभी आप लोगों से चर्चा कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे और इसके बाद लेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ देखिए एक अच्छे नेता के तीन गुण हैं, एक आकर्षक रूप है, कर्मठ है, नैतिक स्तर है। ये आपको मालूम ही है, बहुत ही सरल है, इसमें मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और आगे बढ़ेंगे, भाषा और संवाद कौशल। एक शब्द आ रहा है साहचर्य, मैं ढूंढ रहा हूँ उस शब्द को, है ना, साहचर्य और विघटन। देखिए एक समूह विकास के रूप में, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। समूह विकास में समूह कार्यकर्ता की भूमिका क्या क्या होती है ना, एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है ये। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि समूह कार्यकर्ता के जो कार्य होंगे वो किस तरीके से बता रहे हैं कि समूह निर्माण का संबंध में होगा। और
वहाँ पर जो है कार्यकर्ता को अगर हम बात करें तो निर्धारित करना होगा किस प्रकार से समूह का निर्माण किया जा सकता है, जैसे मनोरंजनात्मक के रूप में, शिक्षात्मक रूप में, सामाजिक और मिश्रित के रूप में भी किया जा सकता है। ठीक है, इतने रूपों में हमें देखने को ये मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें समूह कार्य के कार्य प्रणाली को निर्धारित करना, जैसे खेल कूद, ड्रामा, वार्तालाप, स्थान का चयन करना, समय का निर्धारण करना, समूह अवधि का निर्धारण करना, संसाधन का निर्धारण करना, है ना, माध्यमों का निर्धारण करना, समूह के उद्देश्य निर्धारित करना, सदस्यों के चयन निर्धारित करना, संस्था और समुदाय के स्रोत को निर्धारण करना, है ना, ये चीज़ें बन जाएगी। फिर कार्यक्रम नियोजित करने में सहायता देना, ये है आप लोगों की भूमिका, है ना। तो ये यहाँ से अगर प्रश्न बनेंगे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी लोग यहाँ पे सही करके आ जाओगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अंतर क्रिया का निर्देशन इसी के पार्ट बन जाएगा। फिर नेतृत्व के विकास करने की बात भी इसी में बन जाएगी। फिर मूल्यांकन करना भी इसी का पार्ट बन जाएगा, है ना। और आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, संस्था के संबंध में कार्य करना हो जाएगा। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के अंगों का वर्णन किया गया है, एक कार्यकर्ता होगा, एक समूह होगी, एक संस्था होगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीज़ों में भूमिका देखने को मिल सकती है। अगर जब केस वर्क पढ़ाओगे तो वहाँ पे कार्यकर्ता हो जाएगा, संस्था हो जाएगा और सेवार्थी हो जाएगा। समुदाय में बात करोगे तो कार्यकर्ता हो जाएगा, संस्था की जगह पे आपका क्या बन जाएगा, समुदाय बन जाएगा, और एक समूह की जगह पे व्यक्ति बन जाएगा, सदस्य यानी बन जाएंगे, एक अंग के रूप में समूह की। उसके बाद समूह कार्यकर्ता की जो भूमिका होगी वो सार्थकता की भूमिका होती है, कल मैंने थोड़ा सा चर्चा किया था। पथ प्रदर्शक के रूप में भूमिका होती है, अधिवक्ता के रूप में होती है, विशेषज्ञ के रूप में होते हैं, आप लोगों की ये नाम है। चिकित्सक के रूप में आप लोग होते हैं, प्रवर्तक के रूप में होते हैं, और आप लोग को अगर हम बात करें सूचनादाता के रूप में आप होते हैं। और अगर हम बात करें आप लोगों से तो यहाँ पे समाज कार्यकर्ता में वकालत भी भूमिका आप कर सकते हैं, वकालत की, परामर्शदाता की, ठीक है, बहुत सारे आपके मेडिटर की, बहुत सारे आपके जो है रोल हैं इसमें। अब देखिए जरा सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, तो सामाजिक प्रक्रिया बेसिकली होती क्या है। देखिए शिक्षा आज के युग में समूह में दी जाती है। समूह में दी जाने वाली शिक्षा में समूह के प्रत्येक व्यक्ति का योगदान रहता है। ठीक है, तो शिक्षा आज के युग में समूह में दी जाती है, और समूह में दी जाने वाली शिक्षा में समूह के प्रत्येक व्यक्ति का योगदान रहता है। अनेक प्रक्रियाएं घटित होती हैं, इसलिए समूह की प्रक्रिया को सीखने के संदर्भ में जानना आवश्यक है। तो इसलिए समूह प्रक्रिया का अर्थ की बात अगर हम करें तो वहीं पर आपको विघटन और साहचर्य मिलता है। साहचर्य बेसिकली समर्थन जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई पूछे कि समूह के रूप में हम समूह किसे कहेंगे, समूह प्रक्रिया किसे कहेंगे, तो एक बात बता देता हूँ। समाज में जो व्यक्ति आपस में सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, समाज में जो व्यक्ति आपस में सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, उनके संग्रह को हम लोग समूह कहते हैं। समूह से हमारा मतलब यही होता है कि व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध में आते हो, वो समूह के रूप में आ जाएगा। अब चेतन अचेतन की बात करें तो समूह की विशेषता है। सामान्य मान्यता समूह की विशेषता है, सामान्य हित समूह की विशेषता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध समूह की विशेषता है, पारस्परिक और जागरूकता समूह की विशेषता है, पारस्परिक सहानुभूति समूह की विशेषता है, सहकारिता समूह की विशेषता है ना। ये एक प्रकार की विशेषता बताती है। और इसी के अंतर्गत आप काम कैसे करेंगे, आपको काम करने का तरीका कौन कौन सा है मेडिकल सोशल वर्क में। देखिए जब आप मेडिकल सोशल वर्क में समूह का यूज करते हैं तो वो बेसिकली सामाजिकता के लिए यूज करते हैं, सोशल ग्रुप वर्क। आप प्रेरणा के लिए यूज करते हैं, आप मानसिक क्रिया के लिए यूज करते हैं, आप आत्मत्याग की बात करते हैं, आप व्यवहार कुशल की बात करते हैं, आप प्रतियोगिता की बात करते हैं, आप नेतृत्व की बात करते हैं, आप मनोबल को विकसित करने के लिए काम करते हैं। तो ये आपकी यूज करने वाली प्रक्रिया है। किस रूप में यूज करते हैं, सामाजिक रूप में, प्रेरणा के रूप में, मानसिक के रूप में, आत्मत्याग के रूप में, व्यवहार, प्रतियोगिता, नेतृत्व और मनोबल को विकसित करने के रूप में। ये प्रक्रियाएं होती हैं, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए आप सभी लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट शब्द आप सबके लिए ये भी बन सकता है। चलिए अच्छा आगे बढ़िए। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे
तो यहाँ पे देखिए सामाजिक प्रक्रिया और प्रकारों का वर्गीकरण किया गया। यहाँ दो प्रकार के वर्गीकृत किए गए। एक का नाम रखा गया संयोजक सामाजिक प्रक्रिया, एक का नाम रखा गया विघटन सामाजिक प्रक्रिया। अब सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा दो ही टाइप के। अब देखिए जो सामाजिक संयोजक सामाजिक बताया गया वो बेसिकली सामाजिक संपर्क था। क्या था वो? सामाजिक संपर्क था। यहाँ संपर्क की भूमिका कैसे, जरा समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो सामाजिक संपर्क की प्रक्रिया थी वो आपसे यह कहती है कि सामाजिक अंतःक्रिया को दो प्रक्रिया के रूप में जाना गया। एक सामाजिक साहचर्य प्रक्रिया जिसको आप संयोजक कहा गया या सामाजिक संपर्क कहें, जो सकारात्मक प्रकार से बातचीत शामिल करता है, जो समाज में स्थिरता और प्रगति लाती है, जो समाज में क्या करती है, प्रगति लाती है, स्थिरता लाती है, वह आपका संयोजक होता है, सामाजिक संपर्क होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, या उसी को हम लोग साहचर्य भी बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं विघटनकारी का, फिर दूसरी ओर विघटनकारी है जहां पर नकारात्मक प्रकार से बातचीत होती है। नकारात्मक प्रकार से, जहां आप लोगों ने बंधन एक शब्द पढ़ा था अभी सिलेबस में, आज स्वीकृति एक शब्द पढ़ा था, जो इसको रिप्रेजेंट करते थे। जहां नकारात्मक प्रकार की बातचीत होती है जो अक्सर समाज में विघटन की दिशा में काम करती है। तो बेसिकली दो बातें यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी प्रतियोगिता, दूसरी आपकी है संघर्ष। दो चीजें हैं। अब आप यहां पे समझने की कोशिश करिए कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे प्रतियोगिता क्या है? प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा विरोध का एक कम हिंसक रूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह किसी न किसी लक्ष्य या लक्ष्य के लिए संघर्ष करते हैं ताकि प्रतियोगी के बजाय इनाम और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया जाए, और यह इस तथ्य पर आधारित है कि लोग अपनी इच्छा को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। तो प्रतिस्पर्धा तब होती है जब मनुष्य की सामान्य इच्छा वाली चीजों की अपर्याप्त आपूर्ति होती है, तब होती है प्रतिस्पर्धा, तब होती है। तो बोगार्ट्स ने एक बात कही थी कि प्रतिस्पर्धा कुछ ऐसा प्राप्त करने की प्रतियोगिता है जो मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं है। तो प्रतिस्पर्धा आप ये कह लीजिए कि अवैयक्तिक संघर्ष है, आप ये कह लीजिए कि अचेतन गतिविधि है, लेकिन याद रखिएगा ये सार्वभौमिक भी है। सामाजिक परिवर्तन का एक कारण भी माना जाता है प्रतिस्पर्धा रचनात्मक और विनाशकारी भी हो सकती है। प्रतियोगिता निरंतर चलती है और प्रतियोगिता गतिशील होती है। प्रतिस्पर्धा हमेशा मानदंड, जहाँ पे रूल रेगुलेशन, रीति रिवाज, नियम द्वारा शासित होती है। प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी मानी जाती है। तो ये है प्रतिस्पर्धा। संघर्ष भी है, हम बात करें अगर संघर्ष के बारे में, संघर्ष भी एक सार्वभौमिक है और हर समय स्थान में होता है। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब कुछ व्यक्ति और समूह संघर्ष में ना आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समूह में है तो भी एक आध व्यक्ति आ जाएंगे, व्यक्ति है तो भी एक आध व्यक्ति मिल सकता है। तो यह मनुष्य रूप से एक समूह या समाज के भीतर हितों के टकराव से संपन्न होता है। संघर्ष अपने अधिक सामयिक, व्यक्तिगत और शत्रुतापूर्ण रूप से एक प्रतियोगिता होती है। तो यहाँ मानवीय संबंधों में एक सतत प्रक्रिया होती है जहाँ पे प्रतिस्पर्धाओं को समाप्त या कमजोर करके पुरस्कार प्राप्त करना चाहती है। तो वो बेसिकली संघर्ष की भी प्रक्रिया बता देती है। तो संघर्ष का मतलब होता है कि प्रतिस्पर्धियों को नष्ट या कमजोर करके पुरस्कारों पर एकाधिकार करने की कोशिश करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। तो संघर्ष समूह की प्रकृति से प्रभावित होता है,
निराशा असुरक्षा संघर्ष को बढ़ावा देता है, संघर्ष हमेशा सचेत होता है, संघर्ष व्यक्तिगत होता है, संघर्ष निरंतर नहीं बल्कि अगर हम बात करें रुक रुक के चलना है ना, अल्प समय के लिए चलना, अल्प समय के लिए चलेगा फिर हो सकता है। संघर्ष सार्वभौमिक होता है, संघर्ष व्यक्तिगत और अव्यक्ति दोनों हो सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये संघर्ष के पॉइंट ऑफ व्यू हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। यहीं पर आप लोग हो सकता है स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, ऐसी बातें भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो और भी चीज़ें आती हैं। तो जैसे संघर्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आप स्वीकार को भी रख सकते हैं। तो संघर्ष को स्वीकार में ना आप सामाजिक संपर्क में रखें। स्वीकार को मतलब एक्सेप्ट करना पॉजिटिव चीज़ों, मतलब जैसे अगर कोई सेवार्थी है, असामाजिक तथ्यों के कारण वह अवांछनीय व्यवहार कर रहा है तो उसको क्या करें, आप स्वीकृति प्रदान करें। यह आपका स्वीकार हो जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा, अनुमोदन हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। ये प्रक्रिया बन जाएगी। तो यहाँ आपका ये जो चीज़ थी ये हो गया समाप्त, है ना। यहाँ पर आपका ये समाप्त हो गया। तो मैंने आप लोगों को अगर हम सिलेबस के आधार पर बात करें, देखिए अलगाव भी एक प्रकार का संघर्ष ही पैदा करता है, ठीक है, जहाँ पे विघटन बन सकता है, विघटन का रीज़न बन सकता है। नियंत्रण अगर हम बात करें, नियंत्रण एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। असामाजिक तथ्यों को हटाने का काम जो है बेसिकली नियंत्रण के माध्यम से होता है ना। तो ये शब्द हैं। तो यह आपका यूनिट नंबर जो था 3 भी क्लियर हो गया है। हम लोग कल अब बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 पे, है ना, यूनिट नंबर 4 पे। और फिर उसके बाद यूनिट नंबर 4 आपका 2 दिन चलेगा। फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे 1 से लेकर 4 तक के यूनिट के जितने मॉक टेस्ट रहेंगे उन पर हम बात करेंगे। सोशल वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, ठीक है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो यहाँ आपका ये समाप्त हो गया। क्या कम्युनिटी वर्क समाप्त हो चुका है या कुछ रह गया है? कम्युनिटी वर्क समूह निर्माण के सामुदायिक संगठन के प्रकार में बात करने वाले थे हम लोग आज ना, तो शायद ये रह गया है। जन कल्याण के प्रकार वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो इसके प्रकार पे बात करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। सिद्धांत है, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत पर बात कर लेंगे, ठीक है। और सिद्धांत के बाद कुछ किताबें हैं, उन किताबों के बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। ये कल कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।